बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 का विज्ञान विषय का पहला अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इस पाठ के पिछले भागों में हमने इस पाठ को पूरा कर लिया था और अच्छे से समझ लिया था। इस भाग में हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसके पीछे जो अभ्यास प्रश्न दिए हैं उनको हम हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा वो है उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको इन रिक्त स्थानों में भरना है। चलिए देखते हैं कैसे भरेंगे। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को कहते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें कहते हैं हम फसल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसे हम फसल कहते हैं। अगला है फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की, कौन सा चरण होता है? मिट्टी की तैयारी होती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? तैयारी। उसके बाद में अगला है क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करेंगे? तैरेंगे या नीचे बैठ जाएंगे? हाँ बिल्कुल, क्या करेंगे? वो उसके ऊपर जल की सतह पर तैरने लगेंगे, क्योंकि वो हल्के होंगे, क्योंकि वो खराब है, उनमें वो या तो टूटे हुए हो सकते हैं या उनमें कोई क्षति हो सकती है। तो इसकी वजह से वो हल्के होने के कारण जल की सतह पर तैरेंगे, जबकि जो स्वस्थ बीज होंगे वो क्या करेंगे? उस जल में नीचे बैठ जाएंगे। अगला है फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से, तो क्या आ जाएगा? मिट्टी से क्या क्या चाहिए हमें? जल तथा पोषक आवश्यक हैं। जो जल है और पोषक तत्व है वो हम कहाँ से लेंगे? मिट्टी से लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं तो उसको सही उत्तर को हमें कॉलम बी से मैच करना है। सबसे पहला है खरीफ फसल, तो इसमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हमारा उत्तर ई, धान और मक्का। ये जो है खरीफ की फसल के उदाहरण हैं। अगला है रबी फसल, इसमें कौन सा आ जाएगा? गेहूं, चना, मटर। ये किसके उदाहरण है? रबी की फसल के उदाहरण है। अगला है रासायनिक उर्वरक, तो जो यूरिया और सुपर फास्फेट हैं ये रासायनिक उर्वरक के उदाहरण हैं। अगला है कार्बनिक खाद, पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। ये इन सब से किसका निर्माण होता है? कार्बनिक खाद का निर्माण होता है। तो ये जो है हमारा उत्तर यहाँ पर पूरा हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए। पहला है खरीफ फसल, तो इसके उदाहरण है चावल, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली। ये सब जो फसलें हैं ये किसके उदाहरण है? खरीफ की फसल के उदाहरण है। अगला है रबी फसल, तो रबी में क्या क्या आएगा? गेहूं, चना, मटर, सरसों। ये जो भी फसलें हैं ये सब किसके उदाहरण है? रबी की फसल के उदाहरण है। तो इसमें से कोई भी दो उदाहरण जो है हम लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। यहाँ पर हमें 4 शब्द दिए गए हैं। पहला है मिट्टी तैयार करना, दूसरा है बुआई, तीसरा है निराई और चौथा है थ्रेशिंग। तो इन सब के बारे में जो है हमें थोड़ी थोड़ी लाइनें लिखनी है। सबसे पहला लेते हैं मिट्टी तैयार करना। अब आप सभी जानते हैं कि मिट्टी तैयार करना फसल उगाने का जो है प्रथम चरण होता है। इसमें हम क्या करते हैं? मिट्टी को उलट पुलट करके उसे पोला बनाते हैं और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम जुताई करना। अब ये क्यों जरूरी है? इससे क्या होता है कि जो मिट्टी में सूक्ष्म जीव हैं उनकी मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ता है और जो हमारी फसल है वो अच्छी होती है। इसके अलावा जब हम मिट्टी को पोला करते हैं तो क्या होता है कि जब हमारा बीज अंकुरित होगा तो उसकी जड़ें जो है आसानी से नीचे गहराई में चली जाएगी। और क्योंकि उस मिट्टी को हमने पोला किया हुआ है तो उसमें वायु की मात्रा जो है वो अधिक होती है, तो जड़ें जो है आसानी से श्वसन कर पाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बुवाई। हम सभी को पता है कि जब हमने मिट्टी तैयार कर दी थी तो उसके बाद में हमने क्या किया था? उस खेत में बीज डाले थे। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम बुआई करना। और इसके लिए हम जो है साफ और स्वच्छ बीजों का चयन करते हैं। जो हमारे बीज हैं वो स्वस्थ होने चाहिए, क्षतिग्रस्त नहीं होने चाहिए। तो हमने चयन कैसे किया था? चयन किया था हमने उनको एक पानी से भरे बर्तन में डालकर, ठीक है। तो उसमें हमने पानी भर दिया था, तो ऊपर जो है जो क्षतिग्रस्त बीज थे वो हमारे ऊपर तैरकर अलग हो गए थे और जो नीचे जो बीज हमारे बैठ गए थे वो क्या थे? स्वस्थ बीज थे, जिनसे हमने क्या करी थी? बुआई की थी। इसके अलावा बुआई करने के लिए हम जो है सीड ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसको हम एक ट्रैक्टर पर लगा देते हैं जिससे पूरे खेत में क्या हो जाते हैं? वो बीज जो है वो डल जाते हैं, जो यानी कि बुआई की प्रक्रिया हो जाती है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला जो है हमारे पास में निराई। अब हमें पता है कि जब हमारी फसल उग रही थी तो उसके साथ में कुछ अवांछित पौधे भी उग गए थे। उन्हें हमने क्या कहा था? उन्हें कहा था हमने खरपतवार। अब क्योंकि ये फसल को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसलिए इनको हटाना आवश्यक
होता है। तो इन खरपतवार पौधों को हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं निराई करना। अब कैसे हम इनको हटा सकते हैं, हम इन्हें सीधे जो है जड़ सहित उखाड़ सकते हैं या फिर हम इनको भूमि के पास से काट कर अलग कर सकते हैं। इसके अलावा खरपतवार नाशी का छिड़काव करके भी जो है हम इन पौधों को नष्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारे पास में है थ्रेशिंग। अब जब हमने उस फसल को काट लिया था यानी कि कटाई कर ली थी, तो उसके बाद में हमने थ्रेशिंग की प्रक्रिया की थी। इसमें क्या किया था कि जो हमारी फसल के बीज या दाने थे उनको हमने भूसे से अलग किया था। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है ये क्या कहलाती है, थ्रेशिंग कहलाती है। ठीक है, इसके लिए हम या तो थ्रेशर मशीन का उपयोग करते हैं या फिर हम इनको फटक कर अलग कर लेते हैं या फिर आजकल हम जो है कॉम्बाइन मशीन जो है उसका उपयोग इसके लिए करते हैं। तो कॉम्बाइन मशीन में क्या होता है कि कटाई भी हो जाती है और साथ ही साथ जो हमारी फसल है उसके दाने भी भूसे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा प्रश्न पूरा हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि खाद और उर्वरक में क्या क्या अंतर हैं। इस प्रश्न को हम पहले भी देख चुके हैं, एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो उर्वरक जो है वो एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक पदार्थ है। इसके अलावा उर्वरक का निर्माण जो है वो फैक्ट्रियों में किया जाता है, जबकि खाद है उसे हम किसी खेत या बगीचे में खड्डा खोदकर बना सकते हैं। उर्वरक जो होते हैं उससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, जबकि खाद की अगर हम बात करें तो उससे मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। उर्वरक जो होते हैं वो विशेष पोषक तत्वों से युक्त होते हैं, यानी कि उसमें पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम ये जो है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि कार्बनिक खाद में ये तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो ये क्या हो गए, उर्वरक और खाद में अंतर हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो हमें पता है कि जब हमने खेत में पानी दिया था तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सिंचाई। यानी कि अगर हम इसे परिभाषित करें तो क्या कह सकते हैं कि निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। अब हमने इसकी कुछ परंपरागत विधियां देखी थी और कुछ आधुनिक विधियां देखी थी। इसमें जो आधुनिक विधियां हैं वो जल संरक्षण की विधियां है। इसमें हम क्या करते हैं, दो विधि हमने देखी थी, एक था हमारे पास में छिड़काव तंत्र और दूसरा था ड्रिप तंत्र। तो जो असमतल भूमि है उसके लिए हमने छिड़काव तंत्र का उपयोग किया था। उसमें हमने उस पूरे खेत पर इस तरह से ऊर्ध्व पाइप लगाए थे जिस पर क्या होते हैं, गोल गोल जो है घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। जैसे ही पानी की सप्लाई चालू होती है तो पानी के प्रेशर की वजह से नोजल जो है वो गोल गोल घूमते हैं और पूरे खेत में सिंचाई हो जाती है। तो एक प्रकार से छिड़काव की तरह जो है ये सिंचाई होती है और ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर जो है बारिश हो रही है। अगला जो तरीका था वो था हमारे पास में ड्रिप तंत्र। इसका प्रयोग किया था हमने समतल भूमि पर सिंचाई के लिए। समतल भूमि पर हमने ऐसे लंबे लंबे जो है पाइप लगाए थे जिसमें हम क्या करते हैं, छोटे छोटे उसमें हम छेद कर देते हैं, जिससे क्या होता है जैसे ही पानी की सप्लाई चालू होती है तो पानी जो है वो बूंद बूंद करके सीधा क्या होता है, पौधों की जड़ों में गिरता रहता है। तो ये जो दोनों ही विधियां हैं इसमें क्या होता है, जल का संरक्षण होता है, पानी जो है वो व्यर्थ नहीं होता है। तो आजकल जो है इन दोनों विधियों का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। ठीक है, अब हम सभी को पता है कि जो गेहूं है वो क्या है, एक रबी की फसल है और खरीफ की जो ऋतु है उसमें क्या होता है, पानी की अधिकता होती है। तो अगर हमने गेहूं को खरीफ ऋतु में उगा दिया तो क्या होगा, उस फसल को पानी अधिक मिलने की वजह से वो फसल खराब हो जाएगी या सड़ जाएगी, तो इससे उत्पादन जो है वो कम होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रबी की फसलों को शीत ऋतु में उगाते हैं और जो खरीफ की फसलें हैं उसे हम बरसात की ऋतु में उगाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। अब हमें पता है कि जब हम क्या कर रहे हैं, लगातार उस खेत में फसल उगा रहे हैं तो उस मिट्टी में जो भी पोषक तत्व हैं वो क्या कर लिए, फसल ने ले लिए। तो उस मिट्टी में धीरे धीरे क्या होता है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है या उस मिट्टी का उपजाऊपन है वो कम हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए खेत को खुला छोड़ देते हैं, जिससे क्या हो, जो मिट्टी है वो वापस से जो है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि हो जाए। उसमें जो सूक्ष्म जीव हैं जो कार्बनिक पदार्थों को अपघटित कर रहे हैं वो क्या करेंगे, उस मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ा देंगे।
इसके अलावा किसान क्या करते हैं, एक फसल चक्रण का तरीका जो है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए काम में लेते हैं। इसमें किसान क्या करेंगे कि जैसे एक ऋतु में उसने गेहूं की फसल उगाई है, तो जो अगली ऋतु है उसके अंदर कोई फलीदार पौधे, ठीक है, या जैसे हरा चारा है उसकी फसल वो उगाते हैं। तो क्या होता है, जो दलहनी या फलीदार पौधे होते हैं इनकी जड़ों में, ग्रंथिकाओं के अंदर जो है राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण उस मिट्टी में कर देता है, जिससे कि उस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है और मिट्टी में क्योंकि अब पोषक तत्व आ गए तो क्या होगी, मिट्टी वापस से उपजाऊ हो जाएगी। तो इस जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है उसे हम क्या कह रहे हैं कि उस मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण हो रहा है। तो क्या करेगा किसान, इन फसलों को एकांतर क्रम में उगाएगा। सबसे पहले गेहूं की फसल उगाएगा, उसके बाद में कोई फलीदार पौधा उगाएगा, उसके बाद में फिर से गेहूं की फसल उगाएगा, फिर कोई फलीदार पौधा उगाएगा। तो फसलों का जो है एक प्रकार से चक्र चलता रहता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं फसल चक्रण, जिससे क्या होता है कि मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो लगातार बना रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो हमें पता है कि फसल के साथ में उगने वाले जो अवांछित पौधे हैं, जो फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम खरपतवार कहते हैं। अब इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस खेत में निराई करनी पड़ती है। निराई हम कैसे कैसे कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो कि फसल उगाने से पहले उस खेत की जुताई कर दें, यानी कि हम उस मिट्टी को जब तैयार कर रहे हैं, उसमें जुताई कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि जो हमारे खरपतवार पौधे हैं वो उखड़कर जो है बाहर हो जाएंगे और सूखकर जो है वो नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, हम हाथ से या खुरपी की सहायता से उनको उखाड़कर अलग कर सकते हैं। अगर वो पौधे फसल के साथ में उग गए हैं तो हम क्या करेंगे, उसे सीधे ही वहाँ से उखाड़कर अलग कर देंगे। अगला जो है वो क्या करेंगे हम कि भूमि के निकट से काटकर, यदि वो खरपतवार पौधे बड़े हो गए हैं और उनकी जड़ें जो है नीचे गहराई में चली गई है, जिनको हम उखाड़कर अलग नहीं कर सकते, तो हम सीधे क्या करेंगे, उसको भूमि के पास से काटकर अलग कर देंगे। इसके अलावा खरपतवार नाशी का उपयोग करके भी हम इन पौधों को नष्ट कर सकते हैं। हमारी जो फसल है उस पर हम उस खरपतवार नाशी का छिड़काव कर देंगे, जिससे फसल जो है हमारी सुरक्षित हो जाएगी और जो खरपतवार पौधे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। इस तरह से हमें कुछ गन्ने की फसल उगाने के चरण दिए गए हैं, लेकिन ये सही क्रम में व्यवस्थित नहीं है, तो इन्हें हमें क्या करना है, इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बताइए सबसे पहले कौन सा चरण आएगा इसमें से। सबसे पहला जो चरण आएगा वो हमारा 5 नंबर, यानी कि मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस खेत की मिट्टी को तैयार करेंगे। अगला जो चरण है वो होगा हमारा 6 नंबर, यानी कि उस खेत की जुताई करना। उसके बाद में हम जुताई करने के बाद अगला चरण क्या होगा, वो होगा हमारा बुआई का, यानी कि 4 नंबर। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उस खेत में हम खाद देंगे, यानी कि कौन सा नंबर आएगा, 7 नंबर। उसके बाद में जब हमने खाद दे दी तो अगला जो चरण होगा वो होगा हमारा सिंचाई का, तो कौन सा नंबर आ जाएगा, 2 नंबर। अब सिंचाई कर दी हमने तो हमारी फसल पकने लगेगी और पककर तैयार हो जाएगी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम करेंगे उसकी कटाई, यानी कि कौन सा चरण आ जाएगा, तीसरा चरण। अगला जो होगा, कटाई करने के बाद हम क्या करेंगे, उस फसल को जो है चीनी मिल में भेजने के लिए तैयार वो हो जाएगी। तो अगला जो चरण आएगा वो हो जाएगा हमारा पहला नंबर वाला चरण। यानी कि जब हम बात करें, इनको हम सही क्रम में जमाएं तो ये कुछ इस तरीके से तैयार होगा रेखा चित्र। सबसे पहले आएगा मिट्टी तैयार करना, दूसरा है खेत में जुताई करना, उसके बाद में आएगा बुआई करना। बुआई करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें खाद देंगे और उसके बाद में सिंचाई करेंगे। जब हमारी फसल पककर तैयार हो जाएगी तो हम उसकी कटाई कर देंगे और उसके बाद में हम उसे चीनी मिल में भेज देंगे। तो इस तरह से रेखा चित्र जो है वो तैयार हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। यहाँ पर हमें जो है एक वर्ग पहेली दी है, जहाँ पर हमें कुछ संकेत दिए हैं कि कौन से नंबर पर हमें क्या लिखना है, तो उसकी सहायता से हम इस वर्ग पहेली को पूरा करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका। अब यहाँ पर हमें र दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना है जो 3 शब्दों का हो और जिसका पहला अक्षर जो है वो क्या है, र से शुरू होता है। तो क्या हो जाएगा, वो रहट। क्या हो जाएगा सिंचाई का पारंपरिक तरीका, रह ट। तो ये हमारा पहला उत्तर हो गया। दूसरा है बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना। क्या कहलाता है वो,
वो कहलाता है पशुपालन, पशुपालन। अगला है हमारे पास फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तो वर्षा ऋतु में बोए जाने वाली फसल को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम खरीफ, खरीफ। अगला है फसल पक जाने के बाद काटना। तो फसल को पकने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है? कटाई कहलाता है। तो ये आ जाएगा हमारा 6 नंबर पर, कटाई। चलिए अब बाएं से दाएं और देखते हैं। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें। तो जो फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रबी की फसलें, रबी फसल हम उसे कहते हैं। अगला है एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम फसल। ठीक है, तो 4 नंबर पर क्या हो जाएगा हमारा? बाएं से दाएं फसल हो जाएगा। अगला है रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं। उन रासायनिक पदार्थों को हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम उर्वरक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? उर्वरक। ठीक है, अगला जो है हमारा वो है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया। तो जो खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम निराई। तो यहाँ पर 7 नंबर पर क्या आ जाएगा? निराई। तो इस तरह से हमारी जो वर्ग पहेली है ये पूरी हो गई और यहाँ पर हमारे जो अभ्यास प्रश्न हैं वो भी पूरे हो गए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।